हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। मेरा नाम है भावेश। आज मैं लेके आया हूँ बीपीएससी 71वीं सिविल सर्विसेज 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। कल यानी 13 सितंबर को इनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है। ये उसके क्वेश्चन पेपर है इनका। डिटेल आंसर की जो इनिशियल आंसर की प्रिलिमिनरी आंसर की होती है, बीपीएससी रिलीज नहीं की है। तो ये बेस्ड ऑन गूगल सोर्सेस और डिफरेंट सोर्सेस ये प्रिलिमिनरी आंसर की मैं प्रिपेयर किया हूँ। इस पे ये वीडियोज़ है, आप इसको प्लीज़ पूरा वीडियोज़ को देखें और फिर आपके जो भी मार्क्स आ रहे होंगे आप कमेंट में उस मार्क्स को टेक्स्ट करें, सो दैट कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है इस प्रीलिम्स की वो तैयार किया जाए। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो की यू जस्ट check your answer keys and the compilation of the cutoff expected cutoff mark for this exam, so that ki the people get prepared to sit in the main examination. Okay, so start करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई रिपोर्ट 2025, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 58.6 ईयर्स इन 1990 टू हाउ मेनी ईयर्स इन 2023। तो इसमें इंफॉर्मेशन है भी कि 1990 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया का वो 58.6 थी, उसको बढ़ा के अभी रिसेंटली 2023 में कितना किया गया। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2022 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुई है वो था 71.70 ईयर, 2022 की बात कर रहा हूँ। तो 23 में ये बढ़ के कितना हो गया 72। सो ए इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द एआई एक्शन सबमिट हेल्ड इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में किस सिटी में ये एआई एक्शन सबमिट हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस, फ्रांस में, यानी बी फॉर बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 10 से 11 फरवरी के बीच में हुआ था। इनका थीम था इनोवेशन एंड कल्चर। इनोवेशन एंड कल्चर उनके तहत इसमें जो वो किया गया था, दैट इज़ मतलब इसका जो थीम का सेंस था वो ये था कि क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल एआई इकोसिस्टम, क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल एआई इकोसिस्टम। और नेक्स्ट जो एआई एक्शन सबमिट होना है वो शेड्यूल्ड है फरवरी 2026 में और इसको इंडिया होस्ट करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एट द 96th एकेडमी अवार्ड 2024 इमा स्टोन won the Oscar for actress in leading role for her performance in which film? तो इमा स्टोन को ऑस्कर मिला था 96th एकेडमी अवार्ड 2024 में। किस फिल्म के लिए? फिल्म का नाम था पुअर थिंग्स। फिल्म का नाम था पुअर थिंग्स। बी फॉर बम्बई इसका करेक्ट आंसर है। इसमें जो लीड एक्टर का रोल किया था, मतलब लीड एक्टर में जो अवार्ड मिला था वो मिला था सिलियन मुर्फे को। फिल्म का नाम था ओपेनहेमर के लिए सिलियन मुर्फे को लीड एक्टर का अवार्ड मिला था। और एक्ट्रेस की जो मिली थी वो इमा स्टोन को मिली थी। कौन सी मूवी के लिए? पुअर थिंग्स। और पुअर थिंग्स का जो डायरेक्टर था वो था क्रिस्टोफर निकोलस इसके डायरेक्टर थे। और योर्गस लैंथिमोस ये था आपका ओपेनहेमर का डायरेक्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी फॉर बम्बई, that is Poor Things. Question number 4, which Gujarati film won the 70th National Film Award for the Best Feature Film promoting national, social and environmental values? किस गुजराती फिल्म को मिला था 17th नेशनल फिल्म अवार्ड? तो ये थे कच्छ एक्सप्रेस, दैट इज सी फॉर चेन्नई, करेक्ट आंसर कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, और इनके जो एक्ट्रेस थे, लीड एक्ट्रेस, वो मोनी पारेख थी और फिल्म कच्छ एक्सप्रेस था। ठीक है, गुजराती फिल्म थी ये। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वाज रिसिप्ट
ऑफ द रेमोन मैगसेसे अवार्ड 2024 किसको मिला था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन? तो फुंटुशो कर्मा इनको भी मिला था, देन रूरल डॉक्टर मूवमेंट इनको भी मिला था, और मियाजाकी हायाओ सी इनको भी मिला था। तो तीनों को मिला था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आकाश तीर? आकाश तीर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आकाश तीर के बारे में। ठीक है, तो आकाश तीर के बारे में देखिए, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। आकाश तीर इज द कोर ऑफ द इंडियन आर्म एयर डिफेंस, यानी एएडी का सिस्टम है, इंडियन आर्म एयर डिफेंस। इट सीमलेस इंटीग्रेटेड इंडियाज लार्जर C4ISR। ठीक है, इट इज सीमलेस इंटीग्रेट्स इंडिया लार्जर C4ISR क्या है? तो ये है C4 मतलब 4 बार C, और ये चारों C का फुल फॉर्म क्या है? कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर। कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर। इसके बाद है आपका I फॉर इंटेलिजेंस, देन सर्विलियंस एंड रिकोनाइजेंस। तो ये है C4ISR। और C में है इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन। तो ये तीनों इनके बारे में करेक्ट है आकाश तीर के बारे में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। डी इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस platform are part of India growing indigenously military ecosystem supported by the Make in India initiative? Make in India initiative के तहत which of the following defense platform are part of India growing indigenous मतलब अपने घर में, indigenous military? तो F-35 लाइटिंग 2 ये भी सही है, मेन बैटल टैंक MBT अर्जुना ये भी सही है, एंड एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम दैट इज ATAGS, एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो ये भी सही है, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी फॉर दिल्ली, मोर देन वन ऑफ द एबव। विच डे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच डे इज ऑब्जर्व एज हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे? हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, तो ये होता है आपका जनवरी 27, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 27 इज द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस हॉलोकॉस्ट मेमोरियल। ठीक है, उनके विक्टिम्स को याद किया जाता है, इसलिए जनवरी 27, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक बाय बानू मुश्ताक दैट वॉन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो मिला था बानू मुश्ताक द्वारा लिखा हुआ बुक को। उसके व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक? बुक के टाइटल का नाम क्या था? टाइटल का नाम था हर्ट मैप। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। इसका कुछ पॉइंट्स हैं, दैट इज ये क्या था? ये था शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, छोटे छोटे स्टोरीज में कलेक्ट किया गए थे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, और द फर्स्ट कन्नड़ लैंग्वेज वर्क, कन्नड़ लैंग्वेज का पहला वर्क था जिसको दीपा भास्थी इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक है, दीपा भास्थी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो करंट अफेयर्स का भी इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ हमारा है उस पर न्यूज़ में था, तो इस पे तो एक्सपेक्ट करा ही जा रहा था कि क्वेश्चन आएंगे। सो अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी द 3 ईस्टर्न रिवर, देखिए ईस्टर्न रिवर कह रहा है, आर लोकेटेड टू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? तो 3 ईस्टर्न इंडिया को मिला है और 3 वेस्टर्न जो है वो पाकिस्तान को मिला है। तो इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 1960 में साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बीच में, और जो पाकिस्तान में बहते हैं वो वेस्टर्न रिवर है, दैट इज इंडस, झेलम और चिनाब। तो इंडस, झेलम, चिनाब ये पाकिस्तान में है, और ईस्टर्न रिवर दैट इज रावी, ब्यास, सतलज ये इंडिया में है। ठीक है, तो ये क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? जो इंडिया में है उसमें से कौन सा नहीं है? तो रावी, ब्यास, सतलज को छोड़ के जो नहीं होगा तो झेलम, झेलम किस में है? पाकिस्तान में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कैपेबिलिटी
poverty measures, that is CPM, capability poverty measures developed by United Nations Development Program. तो इसको पढ़िए. CPM includes child malnutrition as a proxy of lack of health and nourishment. ये करेक्ट है. फीमेल लिटरेसी इज इंक्लूडेड टू रिफ्लेक्ट डिप्रिवेशन इन एजुकेशन एंड नॉलेज. ये भी करेक्ट है. अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये जो कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर CPM डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो ये डेवलप किया है कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स, उनके ये सारे पॉइंट्स हैं. इट इंक्लूड्स मेल लिटरेसी एज ए की इंडिकेटर ऑफ capability poverty. It includes lack of access to clean drinking water as an important indicator of capability poverty. तो ये चारों तो सही है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं. तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, आप देखिए जब ऑप्शन में जाएंगे 1 and 2, तो इसमें 3 नहीं आया तो ये तो होगा नहीं. 1 2 3 इसमें तीनों है, चौथा नहीं है तो ये भी नहीं होगा. ठीक है. और ओनली 1 ये नहीं होगा. तो मोर देन 1 एबव, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटीज ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट. इंडिया जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटीज़ में कौन सा नहीं है. तो आपको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम रिफाइन करने के बाद. ठीक है. ये नहीं कि कच्चा तेल हम लाते हैं फिर रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा होता है. तो ए तो करेक्ट है. आयरन और स्टील भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, बी भी करेक्ट है. तो इसका जो सी होगा बासमती राइस, ये टॉप 10 में नहीं आता. हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत कम मात्रा में करते हैं. तो टॉप 10 जो प्रिंसिपल कमोडिटीज़ कहता है उसमें ये नहीं आता. तो मेरे हिसाब से ये सी आना चाहिए. बट बहुत लोग मोर देन वन ऑफ द एबव भी ऑप्शन टिक किए हुए हैं. तो आप इसको चेक करिए और कमेंट कीजिए कि आपने इसका सही आंसर क्या लगाया है. क्वेश्चन नंबर 13. अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये ISFR का रिपोर्ट आता है. तो ये 2023 का पूछ रहा है. ठीक है. इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है. तो द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ कंट्री इज 15% नहीं है, ये ज़्यादा है 15% से. 24-25% तक, कभी 23 कभी 24 ऐसे रहता है. तो 2023 का पूछा है तो 24.62 के आसपास आता है ये. तो ये तो गलत हो गया, ये सही नहीं है. दूसरा कह रहा है कि टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA आर झारखंड, अंडमान निकोबार एंड मणिपुर. ठीक है. तो एरिया वाइज अगर देखेंगे तो सबसे टॉप में जो है वो मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है. ठीक है. तो इसका जो होगा ये भी सही नहीं है क्रम. ठीक है. टॉप 3 स्टेट जो है. ओके. और सी पॉइंट कह रहा है कि द मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में तो मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है. ठीक है. एरिया वाइज अगर देखें, परसेंटेज वाइज भी देखें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है. ठीक है. परसेंटेज देखें तो 91.33% है. फिर मिजोरम में 85.34% है. अंडमान निकोबार में 81.67% है. तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन आना चाहिए. यहाँ पे दिया मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी गलत लग रहा है. तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए. इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 का. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड ग्रेटर शेयर देन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट इन 2023. तो आयरलैंड इंडिया से ऊपर है. तो आयरलैंड का सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट इंडेक्स है, तो आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. दैट इज बी फॉर बम्बई. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द यूविन. यूविन एक पोर्टल है, उसके बारे में कहा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है इस ऑप्शन में से. इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है. मतलब ये पोर्टल उनका है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इनको मेंटेन करता है. ठीक है. तो उसके तहत कौन सा करेक्ट नहीं है. तो ये सारे करेक्ट हैं. ये कह रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज. ये सारे करेक्ट है. यानी इट प्रोवाइड्स QR बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एकदम सही बात है. इट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकॉर्ड्स यानी AB अकाउंट्स ABHA फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, बी भी करेक्ट है. द पोर्टल इज एक्सेसिबल इन 11 रीजनल लैंग्वेज, 11 रीजनल लैंग्वेज में एक्सेसिबल है, सी भी करेक्ट है. इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज. कोई भी, यानी सारे करेक्ट हैं, कोई भी नॉन करेक्ट नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16.
विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डेवलप द नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स से मिलके विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डेवलप्ड NUIS, ये कौन सा डेवलप किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, दैट इज B फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच स्टेट हैड ए हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ अंडर भारतमाला परियोजना एज 31 अक्टूबर 2024। तो 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इस ऑप्शन में से कहाँ पे हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है रोड का, कब तक? तो 31 अक्टूबर 2024 तक। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जो सेंसन है स्टेट वाइज भारतमाला में, वो अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो 5500 किलोमीटर इनका सेंसन है कि इसमें बनेंगे। टोटल देखिए भारतमाला के अंतर्गत जो टोटल बननी है रोड, नेशनल हाईवे जो भारतमाला के अंतर्गत जो सारे स्टेट को कनेक्ट करेंगे वो होंगे 34,800 किलोमीटर, जो कि टोटल 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी और 550 डिस्ट्रिक्ट है जिससे ये गुजरेगी। 31 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 550 डिस्ट्रिक्ट इसमें से, और 34,800 किलोमीटर है जो बननी है। अभी तक जो कंप्लीट हो चुका है वो 17,411 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, वो है भारतमाला फेज 1 के तहत। ठीक है, मार्च 2024 तक 17,411 किलोमीटर बन चुकी है। तो राजस्थान में जो बननी है वो 5500 किलोमीटर बननी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4800 किलोमीटर और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है 8,340 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर इसमें से अभी देखेंगे तो 2251 किलोमीटर 5500 में से बन चुका है राजस्थान में, 1964 किलोमीटर 4800 में से बन चुका है उत्तर प्रदेश में, और 1878 किलोमीटर 8,340 किलोमीटर महाराष्ट्र में, मतलब 8,340 में से 1878 किलोमीटर बन चुका है। तो सबसे ज़्यादा अभी कितना है? 2251 राजस्थान में, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान रानी पोर्टल, दैट इज KRP, किसान रानी पोर्टल फार्मर के लिए है, वो क्या यूज करता है? यूज टू सबमिट मैनुअल क्लेम्स अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो आपको पता है एग्रीकल्चर का सारा काम कौन करता है? नाबार्ड। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड नाबार्ड दोनों मिलके ये किया हुआ है, इसलिए ए आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड नाबार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज कवर, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज कवर। ठीक है, इसमें देखिए ये डाटा जो है ना, मतलब डाटा ऐसा अभी कुछ श्योरिटी ऐसे मिला नहीं मुझे, तो इस क्वेश्चन को इसलिए मैं मार्क कर दिया हूँ। आप इसका भी कमेंट करिएगा आपने इसका आंसर क्या टिक किया है। इसमें कह रहा है कि इंक्रीज टू अमाउंट $, 640 बिलियन। अब 640 बिलियन डाटा सही नहीं आ रहा, इंक्रीज तो होता है, ये बात तो करेक्ट है, तो इसलिए ए करेक्ट है। बी अगर देखें तो आर 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 7th नहीं, ये 4th लार्जेस्ट है, तो बी तो गलत है। और सी जो है डिक्रीज काउज बाय द BOP डेफिसिट, तो डिक्रीज तो होता है, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन वो $24 बिलियन 2024 में था कि नहीं, ये डाटा थोड़ा कंफर्म नहीं मिल रहा था। सो इसका डी जो होगा वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। आपने क्या मार्क किया है वो आप जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एज पर NFHS 5 डाटा, NHFS क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड लेस देन 6% ऑफ द पॉपुलेशन एज मल्टी डायमेंशनली पुअर इन 2019 और 20। ठीक है, रिकॉर्डेड लेस देन 6% ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों स्टेट है जिसमें 6% से कम वो किया गया था इस सर्वे में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव, डी इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 है परफॉर्म
एक्टिव एंड ट्रेड स्कीम, पैट, पैट बोलते हैं इसको, परफॉर्म एक्टिव एंड ट्रेड स्कीम। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा एम टू रिड्यूस इमिशन इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, दो इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, दैट इज मिस्टी। ठीक है, तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक नंबर होगा, दैट इज इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट 2023-24। ठीक है, और थर्ड वन जो है वो है द लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल, दैट इज LIFE, लाइफे इनिशिएटिव। लाइफे इनिशिएटिव जो है वो है आपका, इसका हो जाएगा 4 नंबर, दैट इज लॉन्च एट COP26 इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। नवंबर 2021 में ये किया गया था, द लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव। और लास्ट वन है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, दैट इज NCAP। ये जो हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2019 में एज ए नेशनल लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। इसमें 130 सिटी थी टोटल। ठीक है, जनवरी 2019 में हुआ था। तो ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दैट इज 2143 दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू एनुअल PLFS 2023-24 रिपोर्ट, जो PLFS होता है दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है। तो उसके अनुसार से ये ABCD दिया हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज देयर इज ए ग्रेटर इंक्रीज इन लेबर फोर्स participated rate, that is LFPR, labor force participated rate of rural female as compared to urban female since 2021 and 22। ठीक है, तो ये लेबर से रिलेटेड थिंग्स है, बाकी इसके नहीं होंगे, तो ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। कौन सा नहीं है, कब, 2020 का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 में कौन सा नहीं है। तो अगर पहला ऑप्शन देखें, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, आउटकम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, एक्सेस दिया जाता है, इसके एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल और जर्नल, रिसर्च आर्टिकल जर्नल का एक्सेस दिया गया। एटलीस्ट इसमें कहा गया कि 30 मेजर जर्नल जो है उसका एक्सेस दिया जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत, तो ये इसका सही है। दूसरा कह रहा है रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सेलेंस फ्रेमवर्क, दैट इज RIFE, RIEF, रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सेलेंस फ्रेमवर्क। इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च और इनोवेशन की बात करी गई है। ठीक है, तो बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। जो अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग द्वारा वो किया गया, जो कि कल्चरल और इनोवेशन से रिलेटेड है, तो ये इसका पार्ट नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी का। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। नो, इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, इसलिए सी नहीं है, तो C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, शेयर ऑफ micro, small and medium enterprises in the country gross value added, that is GVA, has increased from dash in 2021 to dash in 2023। तो ये 27.3% से बढ़कर 30.1% हो गया था 2022 और 23 में। तो B फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में कौन सा सही है, इज आर करेक्ट। तो आप पढ़िए, अराउंड 87% ऑफ इंडियाज सीमेंट इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए फ्यू मेजर स्टेट लाइक राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये तो भाई करेक्ट है। ठीक है, एकदम सही बात है।
आपका जो भी सीमेंट प्लांट देखने को मिलेगा वो राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है और मध्य प्रदेश, इन्हीं 3-4 स्टेट में मेजॉरिटी जो है 87%, सही बात है, वो सीमेंट का इसी स्टेट में है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया लार्जेस्ट नहीं है भाई, चाइना जो है वो लार्जेस्ट है। 1.58 बिलियन मेट्रिक टन चाइना प्रोड्यूस करता है सीमेंट, और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो हमारा इंडिया है। थर्ड लार्जेस्ट की बात करें तो वियतनाम है, और फोर्थ लार्जेस्ट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट है। तो इन्होंने पूछा है पूछा नहीं है, इस स्टेटमेंट के बारे में बताया गया, तो इंडिया सेकेंड नहीं है, मतलब लार्जेस्ट नहीं है, चाइना लार्जेस्ट है, इसलिए 2 जो है गलत आंसर है। मोस्ट सीमेंट प्लांट इन इंडिया आर लोकेटेड फार फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्स एंड नियर टू द पोर्ट टू सपोर्ट एक्सपोर्ट। पोर्ट के नियर नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A फॉर आंध्र प्रदेश। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहार मिशन दक्ष। मिशन दक्ष बिहार में लॉन्च किया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव था कि उसको सपोर्ट करना, मतलब टू सपोर्ट दोज स्टूडेंट हु आर फेलिंग बिहाइंड देयर स्टडीज़, ठीक है, जो स्टडीज़ में लैक हो रहा है, फेल हो रहा है, उसको टारगेट करके उसको सपोर्ट करना, ये मिशन दक्ष का एम था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा, टू ऑफर पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट टू रीच अ ग्रेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। सबको एक स्केल में लाने की कोशिश हो रहा था कि जो पुअर स्टूडेंट है, जो फेल हो रहा है, उसको सपोर्ट करें। तो मिशन दक्ष का C फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये आपको ध्यान रखना है, नोट कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरूर उसको अंडरलाइन कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर द युवा फ्रेमवर्क ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के तहत एक युवा फ्रेम हुआ था, मतलब युवा फ्रेमवर्क था, उसके तहत कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट, कौन सा उसका कंपोनेंट नहीं है। तो ये जो युवा फ्रेमवर्क था उसका काम था कि एक स्टार्टअप को सपोर्ट करना और प्रमोट करना, किसमें, इनोवेशन विद इन द स्टेट के अंदर जो इनोवेशन हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, उसको प्रमोट करना, दैट इज द एम ऑफ दिस युवा फ्रेमवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करा कि कौन सा नहीं है, तो इंटरनेशनल मार्केट एक्सपांसन स्कीम, ये इसमें नहीं आएगा, तो C फॉर चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब इसके तहत आ रहा है, जैसे वाइब्रेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम, रेगुलेटरी इनेबलर्स फॉर सपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2023, कौन सा सही है। तो ये सारे इसके सही आंसर हैं, दैट इज बिहार पर कैपिटा GDP एट करेंट प्राइसेस इंक्रीज 12.8% in 2023-24 over the previous year. The estimated share of the tertiary sector in Bihar GSVA constant price increase in 2023-24 by was 58.6%, and the gross fixed capital formation यानी GFCF form 4.6% of GSDP at current prices in 2023-24. So more than one of the above is the correct answer, that is D for Delhi. Now come to question number 29. इसमें कह रहा है consider the following statement. The proportion of the young population 0 to 19 years in Bihar is projected to decline significantly by 2041. ऐसा कोई एकदम से श्योर तो नहीं है, बट ये स्टडी करके ये आप वो किया गया कि 0 से 19 जो यूथ हैं उनका पॉपुलेशन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2041, 2041 तक वो कम होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अच्छा, कौन सा करेक्ट है, तो एक इसका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2041, 2041 एक्सपेक्टेड है कि पीक आएगा, ठीक है, नॉट नेसेसरीली, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो 2 को हम करेक्ट नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ये श्योर नहीं है। द एल्डरली पॉपुलेशन यानी 60+ ईयर्स इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इंडिया, ये भी सही बात है। तो 1 और 3 B फॉर बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगेन PLFS जो लेबर के रिगार्डिंग था उसी से ये क्वेश्चन है। PLFS 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमॉन्ग वुमेन इन बिहार, एमॉन्ग वुमेन इन बिहार।
तो मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल रेगुलर वेजेस जॉब, नहीं ये गलत है। द मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, सही बात है। द मेजोरिटी ऑफ वुमेन इज सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विसेज एज हेल्पर्स इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर, ये भी गलत है, तो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द पावर ऑफ रिक्रूट द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज वेस्टेड इन, सेक्रेटेरियल स्टाफ की बात हो रही है, ये आर्टिकल 98 है, ठीक है। आर्टिकल 98 में इसके बारे में जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्रेटेरियल स्टाफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर वो कुछ लॉ नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया गया पार्लियामेंट में, ठीक है, उसके अब्सेंस में जो प्रेसिडेंट होता है वो मतलब उससे उसके कंसल्टेशन में, ठीक है, इन द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब हाउस ऑफ द पीपल और स्पीकर, ठीक है, उससे कंसल्टेंट करने के बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करता है क्या चीज़, कि द पावर ऑफ रिक्रूटमेंट, जो सेक्रेटरियल स्टाफ का रिक्रूटमेंट है वो हाउस ऑफ पीपल के साथ मिलके, मतलब स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। कब, जब इन द अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो बाकी जो है जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये भी नहीं करता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सबऑर्डिनेट सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सबऑर्डिनेट सर्विस के लिए होगा, तो ये तीनों तो नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में इसके बारे में कहा गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको लीगल एडवाइज़र कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइज़र होता है ये, और ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, ये प्रेसिडेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करता है। और इनका राइट क्या होता है, ही हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस, दोनों हाउस के प्रोसीडिंग्स में ये पार्टिसिपेट कर सकता है, ये राइट है इसको, बट ही हैज़ नॉट द राइट ऑफ वोट, इसको वोट का राइट नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन था, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंग टू द कंकरेंट लिस्ट, कौन सा कंकरेंट लिस्ट में बिलोंग करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये कंकरेंट लिस्ट में है, अगर इसका लिस्ट देखेंगे तो 17B इसका लिस्ट है, एंट्री लिस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इनकम ऑफ एग्रीकल्चर, ये स्टेट लिस्ट होता है, ठीक है, इसका 46 नंबर है। और टैक्स ऑन इसेंट्रिसिटी कंजप्शन ऑन स्केल, ये भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में जो हम टैक्स देते हैं वो किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट मतलब होता है स्टेट और सेंटर दोनों, ठीक है। और जो प्राइस कंट्रोल है ये भी कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसका एंट्री नंबर 34 है और इसका एंट्री नंबर 53 है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे जो टैक्स देते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया कंकरेंट, ये भी हो गया कंकरेंट, ये भी हो गया कंकरेंट। 134 तो देखिए ऑप्शन में, इसमें 3 है, 2 तो होगा नहीं, गलत हो गया। इसमें 1 और 4 है तो ये सही है। इसमें ओनली 4 तो है नहीं, ठीक है। 1, 3, 4 तीनों है, सिर्फ 2 नहीं है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ओनली 2 तो होगा नहीं, ओनली 4 भी नहीं होगा, टी तो है ही नहीं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट फॉलो द गांधीयन प्रिंसिपल, कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, तो कॉमन डू नॉट फॉलो कॉमन सिविल कोड, ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, ये करता है, सही बात है, 3 और 1 करता है। और राइट टू वर्क, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 करता है, 2 और 4 नहीं करता है, तो C4 चेन्नई, 2 और 4 नहीं करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑथ मतलब फॉर्म्स ऑफ ओथ का जो फॉर्म्स है वो 3rd शेड्यूल में दिया गया है, ये सही बात है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये 4th शेड्यूल में, ये भी सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ये 5th शेड्यूल में है, तो ये करेक्ट नहीं है। और यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन स्टेट और कंकरेंट तीनों लिस्ट जो है वो 7th शेड्यूल में डाला गया है, तो डी भी करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, सी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ये स्टेटमेंट बताना है। तो कह रहा है कि मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विथ कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। नहीं, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंटल, देखिए मिनिस्ट्री फॉर्मेशन एंड डिपार्टमेंट्स फॉर्मेशन ये विथ कंसल्टेशन विथ कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, प्रेसिडेंट डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट से डिसाइड करके होता है, तो ये एक जो है वो गलत है, ठीक है। दूसरा है एवरी मिनिस्टर इज, देखिए प्राइम मिनिस्टर का इसमें फॉर्मल रोल होता है, लेकिन ये जो डिसाइड करता है वो प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है। दूसरा कह रहा है एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम, हाँ प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री को। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड, जो मिनिस्ट्री एलोकेट होता है वो प्रेसिडेंट एलोकेट करता है, एडवाइस कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ओनली 2, बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द ट्रू अबाउट प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसीडिंग्स के बारे में कौन सा ट्रू है। बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजैक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और हिंदी और इंग्लिश, बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट्स बट reasonables must keep in mind that the interest of general public is safeguard, ये correct है। privilege social valued and also social needs are not bar। देखिए इनके बारे में आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ, बट इसके जो एकदम स्टैटिक है थोड़ा लॉजिकल है उसका मैं आपका एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगा, ठीक है। ये आपको एकदम बुक पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो इसका 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड सोशल नीड्स आर नॉट बार, ठीक है, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी फॉर बम्बई। हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन मेंबर, इसका जो आर्टिकल नंबर है वो 280 है, 280 का दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो वो पार्लियामेंट बाय एक्ट क्या कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो वो पार्लियामेंट बाय एक्ट के तहत किया जाता है, दैट इज सी, आर्टिकल 282 में आपको मिल जाएगा ये। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कॉन्वोकेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आउट ऑफ विच इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो एक तो सही है, समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स इसको कन्वोकेशन कहते हैं। दूसरा कह रहा है प्रोरोगेशन इंड्स ए सेशन, प्रोरोगेशन मतलब खत्म करना, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। डिसोल्यूशन मतलब टर्मिनेट करना, ये भी सही, तीसरा भी सही है। एंड प्रोगेशन ऑफ सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लेटर ऑफ द हाउस एलोन, लीडर ऑफ द हाउस एलोन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 4 गलत है, तो डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। पंचायती राज का जो आर्टिकल है वो 243 है, उसमें 243(1) में अगर आप देखेंगे तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन इन द पंचायत, दैट इज फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर के द्वारा जो फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाता है वो करता है एम्पावर्ड, ठीक है, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42, द आत्मनिर्भर भारत स्कीम, ये स्कीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत स्कीम, इसका थीम क्या था, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, इसका ऐड भी आता है। तो इसके तहत कह रहा है कि आउट ऑफ दिस कौन सा करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कह रहा है इनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, दूसरा कह रहा है इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो 1 और 2 दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं, तो सी फॉर चेन्नई इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज का मेन पर्पस क्या है, इनका
डी करेक्ट आंसर होगा। टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेंस्योर मोशन? सेंस्योर मोशन के बारे में क्या ट्रू है? सेंस्योर मोशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑफ डिसअप्रूवल दैट कुड बी डिवोटेड बाय द असेंबली एंड एडॉप्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट। ठीक है, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन से ये डिफरेंट है, और क्या होता है ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 45, which one of the following subject fall within the jurisdiction of both हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? दोनों जुरिस्डिक्शन में कौन सा आता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सी फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड द सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस? सेफ्टी वाल्व थ्योरी यूज किया था लाला लाजपत राय, ए इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर आंध्र प्रदेश। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 47, एट विच वायसराय वाज बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री टू दिल्ली? जब स्टेट एंट्री दिल्ली आया हुआ था तो विच वायसराय वाज बॉम्ब, कौन सा वायसराय को बॉम्ब फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग, आपको ये याद होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, सी फॉर चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु गॉट एन अपॉइंटमेंट टू बिकम प्रोफेसर इन इंडियन फिलोसफर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911? ठीक है, तो स्टैनफोर्ड में लेटर ऑन, पहले इनको स्टैनफोर्ड में मिला था, डेट इज लाला हरदयाल नहीं, सॉरी हरदयाल था, जिसको पहले स्टैनफोर्ड में मिला था और लेटर ऑन इसको कैलिफोर्निया में मिला था। ठीक है, 1911 में। तो पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बने थे और फिर ये लेक्चरर बन गए थे कैलिफोर्निया में। तो सी फॉर चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, नेम द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़ हु इनकरेज मुस्लिम कम्युनिज्म इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी? ये था थियोडर बेक, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द यंग इंडिया ए नेशनलिस्ट पेपर वाज स्टार्टेड बाय? यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये एक वीकली पेपर था जो 1919 से 1931 के बीच में चला था। तो ए फॉर आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैगिनॉट लाइन, क्वेश्चन नंबर 51, एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज? मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में था। ठीक है, मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ए फॉर आंध्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसए और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल नॉर्थ है, और नामीबिया और अंगोला, ये एक रिवर है ओकोवान्या रिवर। ठीक है, कुमेन एंड ओकोवान्या रिवर है जो नामीबिया और अंगोला के बीच में है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो लाइन एग्जिस्ट करता है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स, ये किसको कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये करता है द पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान, दैट इज हॉर्मुज कनेक्ट्स। वेयर इज ग्राउंड जीरो? ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क सिटी है, जहाँ पे आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टावर था, वहाँ पे ग्राउंड जीरो है। ठीक है, सिटी ये यूएसए का एक सिटी है न्यूयॉर्क, यानी ए फॉर आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्थम्यूसिस हैज बीन नोन एज द डेविल नेक? इसको डेविल नेक कहा जाता है, कौन सा इस्थम्यूसिस है? तो ये है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रा इस्थ्मेसिस, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 55, लेंग रेफर्स टू। ठीक है, लेंग दो होता है, वो आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, कि जैसे आप जंगल काटते हो, खेती करते हो, फिर उसकी उर्वरता क्षमता कम हो जाती है तो आप शिफ्ट कर जाते हो नेक्स्ट, फिर काटते हो फिर करते हो, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में आता है ये। तो बी फॉर मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का कह रहा है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड कौन सा है? दैट इज
मजूली आइसलैंड, ठीक है, मजूली आइसलैंड वर्ल्ड का विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड, दैट इज़ मजूली आइसलैंड। ये कहाँ पे है? ये आपका असम में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे असम में, जो कि 880 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। मजूली आइसलैंड ब्रह्मपुत्रा रिवर असम इंडिया में है, ठीक है। एक है श्रृंगम आइसलैंड जो कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, ये कावेरी नदी पे है। एक है भावनी आइसलैंड, ये कृष्णा रिवर पे है, ये आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। और अगाटी आइसलैंड ये आपका लक्षद्वीप में है, ये अरेबियन सी में है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 57, द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। फर्स्ट लार्जेस्ट आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, गंगा रिवर बेसिन ये सबसे लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? गंगा। सेकेंड लार्जेस्ट है आपका गोदावरी, तो सी चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी बेसिन, ठीक है। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? वो अमेजन रिवर बेसिन, ये सबको पता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी? अलकनंदा और भागीरथी जहाँ आके मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, द टू वॉल्केनोज आइसलैंड इन द इंडियन टेरिटरी। दो वॉल्केनो है, एक को बोलते हैं नारकोंडम और दूसरे को कहते हैं बैरन। बैरन जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है और नारकोंडम जो है वो डोरमेंट वॉल्केनो है। ये दोनों अंडमान सी में है, ठीक है। तो डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इज इन मेरठ हैज रिसीविंग जीआई। मेरठ में अभी जीआई टैग मिला है, तो वो कह रहा है द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग किसके लिए मिला है? तो स्पोर्ट्स गुड के लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स गुड अच्छे अच्छे बनते हैं जिसके लिए वहाँ पे मेरठ को जीआई टैग मिला है। इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज इन विच सिटी? टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो शिमला में है, यानी TFRC शिमला में है। शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जबकि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI जो है वो देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो TFRC शिमला में है, बी फॉर बम्बे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सी फॉर चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, लोकतक जो है ये मणिपुर का लेक है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतक एक लेक है मणिपुर में जो कि फ्लोटिंग आइसलैंड है, ठीक है, ये फ्लोटिंग है। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो है केबुल लैमजो नेशनल पार्क, वो भी आपका ये मणिपुर में है। केबुल नामजो नेशनल पार्क वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और लोकतक क्या है? ये एक झील है फ्लोटिंग जो मणिपुर में है, यानी लेक। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स और सेंचुरीज और सेंचुरी कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार? प्रोजेक्ट टाइगर, बिहार में एक ही पार्क है, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क, ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार? बुल स्टेट एनिमल है बिहार का, ए इसका करेक्ट आंसर। इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रीस्टेब्लिश्ड इन बिहार? देखिए ये एक्ट जो आया था वो 2010 में ही आ गया था और एकेडमिक सेशन जो फर्स्ट एकेडमिक सेशन चालू हुआ था ऑफिशियली वो 2014 से शुरू हुआ, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मनसा रिवर कर्मनसा रिवर ओरिजिनेट्स इन, कर्मनसा रिवर जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर की पहाड़ी से निकलता है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार प्रोड्यूस -% ऑफ पायराइट्स ऑफ होल इंडिया? पूरे इंडिया में बिहार से ही पायराइट्स जाता है, लगभग 95% पायराइट, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो पूरे इंडिया में जाता है बिहार से। और ये कहाँ पे होता है? जैसे पायराइट्स का नाम लीजिए तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एमझोर रीजन है, वहाँ से ये पायराइट्स निकलता है। पायराइट्स आपका सोर्स ऑफ सल्फर का एक सोर्स होता है, इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। पायराइट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 69, गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? गोल्ड जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट? बिहार में सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 71, वी अप्लाई फोर्स 200 न्यूटन ऑन ए वुडन बॉक्स। एक वुडन बॉक्स है, इस पर 200 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
एंड पुश इट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे इसको पुश कर रहे हैं एट कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए भैया, जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए इक्वल फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, दैट इज मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स। वो कितना होगा, वो 200 न्यूटन का होगा, तभी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, जैसे रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एट विच इट अचीव्स 400 मीटर, यानी आपको डिस्टेंस दिया 400 मीटर इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में 400 मीटर डिस्टेंस कवर करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो होगा। इफ द वेट ऑफ द ट्रक इज 7 टन, 7 टन में दिया हुआ 7 टन वेट है ट्रक का, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो आप ये फार्मूला 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जैसे इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो ये टर्म क्या हो गया आपका, जीरो। तो क्या बच गया, एस इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट है, टी आपको दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 20 इंटू 20 400, तो 1/2 400 ए हो गया, और इधर आपका डिस्टेंस कितना है 400, तो ये 400 विल गेट कैंसल, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ए 2 मीटर पर सेकेंड मिल गया। तो एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास आपका कितना है 7 टन, इसको केजी में, 1 टन में 1000 केजी, तो 7 टन में 7000 केजी, तो 7000 इंटू 2 तो 14000, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 73, एनर्जी कंज्यूम इन ए होम इज 250 यूनिट्स, एक घर में 250 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है, देन द टोटल एनर्जी इन जूल, तो टोटल जूल में एनर्जी निकालने का रहा है कि क्या होता है। तो आपको पता है 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स होता है 1 किलोवाट आवर में। आप इसको कन्वर्ट करेंगे, देखियो जूल क्या होता है, जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, और इसी को पर सेकंड कर देंगे तो ये वाट हो जाता है। तो इस तरह से आप जब कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यानी 1 यूनिट में इतना जूल होता है। तो 250 यूनिट में क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.6 हटाओ, नीचे 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 25 इंटू 36 विल गेट 900 इंटू 10 टू द पावर 6, दो जीरो इधर चला गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच मीडियम, क्वेश्चन नंबर 74, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, आपको पता है सॉलिड में साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे वाटर, स्टील, एयर, हाइड्रोजन, एक ही सॉलिड है वो है स्टील, तो बी फॉर बॉम्बे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, स्टील सॉलिड में है, इसका वेलोसिटी होता है 5920 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड में होता है 1480 मीटर पर सेकेंड, और गैस यानी एयर में होता है 343 मीटर पर सेकेंड, गैस हाइड्रोजन में होता है 1270 मीटर पर सेकेंड। तो पहला आ जाएगा स्टील, अगर क्रम पूछे तो पहला स्टील आता, दूसरा आपका लिक्विड आ जाता यानी वाटर, और तीसरा आपका आ जाता हाइड्रोजन, और तीसरा आ जाता एयर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस, तो बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीज, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिक्रीज कर रहा है तो वायलेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 76, ए पेयर ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन वाइल प्लगिंग इन द फील्ड प्लग्ड इज 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग, द वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स आपको 140 न्यूटन दिया हुआ है, तो 140 गुणे 15, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 मिलेगा, 2100, तो सी फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर का फोकल डिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कौन सा इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट नहीं करते। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इंटू करेंट, है ना, P इक्वल टू वी आई, और आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू आई आर, यानी रेसिस्टेंस इंटू आर, तो V इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं, आई आर, तो I इंटू आई स्क्वायर आर, तो ये भी हो गया, यानी V बाई आई भी होगा और आई स्क्वायर आर भी होगा पावर का। और इसी को मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू वी इंटू आई, तो I को लिख सकते हैं V बाई आर,
तो वी स्क्वायर बाय आर वी होगा, तो डी वी होगा। तो कौन सा नहीं होगा, ये कह रहा है कौन सा डिनोट नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 79। इन ए शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम सर्किट, ये इंक्रीज वेरी हाई, बहुत हाई हो जाता है शॉर्ट सर्किट के केस में। सी चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन सा है, व्हाट इज द डिवाइस, कौन सा डिवाइस है, तो वो फ्यूज होता है, 20 का करेक्ट आंसर। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, कैसे, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके। और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मोटर हम फैन में यूज करते हैं, बहुत जगह यूज होता है, आपको वाटर पंप करना वहीं मोटर यूज करते हैं, तो इसका काम होता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है मोटर। और जनरेटर जो है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में। करंट कंट्रोलर जो करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे रेसिस्टर। क्वेश्चन नंबर 81, तो इसका 80 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्यूज, जो कि उसको रोकता है इलेक्ट्रिक शॉक को। 81 कह रहा है pH वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली, ये 1 होता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोविंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो, नाइट ग्लोविंग पिगमेंट किसको कहते हैं, तो इसका नाम होता है यूरोपियम डॉप्ट स्ट्रॉन्टियम एल्यूमिनेट, ध्यान रख लेना, आपको याद रखना पड़ेगा ये, बी फॉर बम्बे इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द मटेरियल यूज फॉर स्मार्ट फिल्म, स्मार्ट फिल्म में जो मटेरियल यूज करता है दैट इज इंडियम टीन ऑक्साइड, इंडियम टीन ऑक्साइड, दैट इज बी फॉर बम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मटेरियल यूज होता है स्मार्ट फिल्म के लिए। इसके अलावा एक पॉलीथिलीन टेरेप्थालेट, ठीक है, पीईटी टेरेप्थालेट, ठीक है, ये भी यूज होता है फिल्म में, दैट इज स्मार्ट मटेरियल का जो फिल्म यूज होता है। तो इसका करेक्ट, ये तो है नहीं इसमें, तो करेक्ट आंसर एडियम टीन ऑक्साइड यानी आईटीओ होता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, प्लेटिनम यूज करते हैं कार्सिनोमा ट्रीटमेंट के लिए। विच कंपाउंड इज यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो इसको कहते हैं लेवोनो रेजिस्ट्रेल, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेवेनो रेजिस्ट्रेल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 86, व्हाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज आयरन, क्यों गैल्वेनाइज आयरन में ऑयल को स्टोर नहीं करता है, तो इसका सारे हो जाएंगे, क्योंकि इट प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड, इससे रिएक्शन करके टॉक्सिक कंपाउंड बना लेता है। इट रिड्यूस क्वालिटी ऑफ ऑयल, ऑयल के क्वालिटी को गिरा देता है ये, और कोरोजन को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कोरोजन की चांसेस होते हैं, तो तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए डी ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द कंपाउंड इज यूज फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं टेट्राइथाइलेट, टेट्राइथाइलेट, सी फॉर चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस TEL टेट्राइथाइलेट। इसके अलावा एक होता है मिथाइल टर्ट बेंटाइल एथर, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल इथर MTBL, ये भी यूज करते हैं। और इसके अलावा एक टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी TBA, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिथाइल टेट ब्यूटाइल इथर, MTBL और TBA, ये दोनों भी यूज करते हैं किसके लिए, टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है। और ये जो है TEL यानी टेट्रा इथाइलेट, ये अब बैन हो चुका है बहुत सारे कंट्री द्वारा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 88, फुल फॉर्म ऑफ PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट CO3 हाइड्रेट वॉलेरेट, यानी C फॉर चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइज द इंटरेक्शन बिटवीन हेर्प्स सिंप्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन, ये होता है पैरासिटिज्म, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच क्लास ऑफ immunoglobulin is the first to be produced in response to an infection, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, तो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जो होता है वो है IgM-C, यानी फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द इनिशियल इन्फेक्शन, ये IgM इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। इसके अलावा जो IgA है वो मोकस मेम्ब्रेन सिक्रेशन है, ठीक है। और एक और है आपका क्या है IgG, ये इसको यहाँ पे मैं लिखा हूँ
प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आईजीजी। और आईजीई जो है यानी डी नंबर का, इसका काम होता है इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। तो आपको सारे बता दिए, आईजी एलर्जिक के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए आईजीजी। आईजीए जो होता है मोकस मेम्ब्रेन सिक्रेशन के लिए, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईजीएम, जो कि इनिशियल इन्फेक्शन के लिए यूज करता है फर्स्ट एंटीबॉडी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 92। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ, ये होता है लिपिड एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कम्बिनेशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पेसीज, सेल टाइप एंड ऑर्गेनेल। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस कोडॉन। देखिए जो UAA, UAG और UGA है, इसको नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं और इसको स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं। नॉनसेंस और स्टॉप कोडॉन एक ही है, एक होता है स्टार्ट कोडॉन, एक होता है स्टॉप कोडॉन। तो AUG जो है वो स्टार्ट कोडॉन है, AUG स्टार्ट कोडॉन है, और UAA, UAG और UGA ये है स्टॉप कोडॉन, जिसको बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका, तो ये तीनों जो है वो नॉनसेंस कोडॉन है। तो इसमें से कौन सा आएगा? UAA, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो UUU है, ये है कोड फॉर द फिनाइलेनिन का कोड है ये। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 94। द स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नॉन एज। जो इंडेंजर स्पेसीज होता है, जिसके एक्सटिंक्ट होने के डर होते हैं, या जिसके पॉपुलेशन के हाई रिस्क होता है कि उसके डिक्लिनेशन का, तो उसको हम किस में रखते हैं? इंडेंजर्ड में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। ये तो इजी क्वेश्चन है सब। खरीफ क्रॉप आपका जून से सितंबर के बीच में होता है। शुगर केन जो है ये खरीफ में आता है। बाकी आपका बार्ले है, ये रबी में आता है। ग्राम और वीट ये भी रबी में आता है। और रबी क्रॉप जो होता है वो विंटर में होता है, यानी अक्टूबर के आसपास। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96। जेलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग फंक्शन। किसके लिए फंक्शन करता है जेलम? तो जेलम जो होता है वो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है यानी शुगर को, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं फ्लोएम, FLOEM, फ्लोएम। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज फर्स्ट टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट क्लासिफिकेशन में वेस्कुलर टिश्यू को फर्स्ट टाइम किसने करेक्टराइज किया था? वो थे AP डे कॉन्डोले। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा खुद से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 98। द पार्ट विच वी ईट इन मैंगो। मैंगो में जो पार्ट हम ईट करते हैं यानी खाते हैं, एडेबल पार्ट, वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेसोकार्प। जो मिडल का पार्ट होता है, मतलब आउटर और इनर दोनों के बीच का पार्ट होता है, उसको कहते हैं मेसोकार्प। जो आउटर पार्ट होता है, स्किन जिसको बोलते हैं, वो होता है इपिकार्प। और जो इनर पार्ट होता है जिसमें सीड्स होती है, वो उसको बोलते हैं इंडोकार्प। तो इनर इंडोकार्प, आउटर इपिकार्प, और बीच वाला जिसको हम एडेबल होता है वो मेसोकार्प। बी फॉर बम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो साइन हुई थी 1987 में। ठीक है, इसका एम क्या है? कि इसका एम है टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ठीक है, इसका एम होता है। जो ओजोन को हम मेजर करते हैं वो डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। तो इसका बी 16 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100। इन माइकोरिजल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट। प्लांट का एडवांटेज क्या होता है? इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज डिजीज प्रोटेक्शन। इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन, उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कमीशन एसेंचुएट द discontent in all the political groups and parties. All political groups and parties for not associating any Indian member in it. देखिए, ये था साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आई थी, उसमें एक तो कोई भी इंडियन नहीं था, नो इंडियन, कोई भी इंडियन नहीं था।
और इसमें पूर्ण स्वराज की भी बात नहीं की गई थी। तो इसको बाइकआउट किया गया था, साइमन वापस जाओ। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु एज्यूम द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गैव फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली। नेशनल इंडियन आर्मी को ये सुभाष चंद्र बोस थे, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1943 1943 में फॉर्म किया गया था इसको, मतलब ये स्लोगन भी दिया गया था चलो दिल्ली। कहाँ से? सिंगापुर से, टू मोटिवेट इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी को मोटिवेट करने के लिए। तो इसको लीड भी करते थे सुभाष चंद्र बोस, डी। क्वेश्चन नंबर 103 वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। ये कौन बोला था? महात्मा गांधी जी बोले थे, करो या मरो का नारा जो दिया था 1942 में। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब इजी क्वेश्चन है। हु रेज्ड द क्राई डिवाइड एंड क्विट, ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विच एक्ट प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू नेशन टू न्यू डोमिनियन, यानी टू नेशन थ्योरी, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था, उसके अंतर्गत हुआ था। तो सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसमें इसको मॉन्टेग्यू चेल्सफॉर्म डिफॉर्स भी बोलते हैं। और इसके बाद जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था दैट इज 1935, उसमें ऑटोनोमस की बात की गई थी, ग्रांट ऑटोनोमस टू इंडियन। ठीक है, तो 1935 में ये बात की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 106 विच कांग्रेस लीडर visited Bihar in 1918 in order to strengthen the activities of Home Rule League। होम रूल लीग के लिए आपको पता है कि एनी बेसेंट जो नॉर्थ इंडिया में था, वो एनी बेसेंट इनको लीड कर रहे थे होम रूल को। तो उन्होंने ही भारत का बिहार का विजिट किया था 1918 में, उसी के आसपास होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक है चंपारण एग्रेरियन, ये कमेटी फॉर्म हुई थी चंपारण एग्रेरियन नाम से। वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन, तो किसके बीच में एग्रीमेंट कराया था? ये इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी। इंडियन गवर्नमेंट मतलब उस टाइम का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? जो इंडिगो फार्मर था चंपारण में, उसके रिलेटेड ये थिंग्स था। तो बी फॉर बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 108 हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार। किसान सभा मूवमेंट बिहार में जो हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं, नेशनल लेवल पे भी पूछते हैं। दैट इज सहजानंद सरस्वती। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में इन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्टार्ट किया था 1929 में। उसका काम क्या था कि टू मोबिलाइज द पीजेंट अगेंस्ट जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन इन बिहार। जो जमींदारी प्रथा थी बिहार में, उससे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसको उसके अगेंस्ट इन्होंने मोबिलाइज करना शुरू किया था पीजेंट को। ठीक है, और लेटर ऑन इन्होंने ही ऑल इंडिया किसान सभा का निर्माण किया 1936 में, ऑल इंडिया किसान सभा 1936। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 109 हु वाज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ विक्रम पुलिस स्टेशन। इसमें से कोई नहीं है रिलेटेड, नन ऑफ दिस क्वेश्चन, नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पता नहीं क्या ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नन ऑफ दिस इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939। देखिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये सारे एक पार्ट प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, तो 1912 में अगर आप देखेंगे कि बिहार से क्या क्या सेपरेट हुआ, तो सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, जो बंगाल सेपरेट हुआ वो 22 मार्च 1912 को सेपरेट हुआ, यानी बंगाल बिहार से अलग हो गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है वो बिहार से सेपरेट हुआ। तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस समय के, वो आपके श्री कृष्ण सिंह जी थे। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1937 से लेके और 1961 तक रहे थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें कह रहा है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो चीज़ दी हुई है। लिस्ट 1 में है वो प्लेस एंशियंट इंडिया का जहाँ पे इनके किंगडम हुआ करते थे,
और दूसरा है प्रेजेंटली इन विच स्टेट, ये कौन सी स्टेट में है। तो जो पहला है वो है कर्णासुवर्ण, कर्णासुवर्णा, ये गुड़ा किंगडम का कैपिटल था। ये आपका वेस्ट बंगाल में है, यानी 3 इसका जो होगा करेक्ट। अभी जो ये प्लेस है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। दूसरा है प्रगज ज्योतिष, पराग ज्योतिष, हाँ दूसरा है पराग ज्योतिष, ये आपका असम में है। पराग ज्योतिष असम में है, चौथा इसका करेक्ट पेयर होगा। अभी ये असम में है फिलहाल। और जो गिरनार है ये किंगडम है आपका गुजरात में। गिरनार गुजरात, ये फेमस भी है थोड़ा सा, ये गुजरात में है। और प्रतिष्ठनम ये महाराष्ट्र में है। तो क्या हो जाएगा इसका 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऋग वैदिक पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग वैदिक पीरियड। तो जो गार्गी है वो आपका लेटर वैदिक पीरियड के समय का है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो घोष है, आपला है और विश्ववारा है, ये आपका ऋग्वैदिक पीरियड का है। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें भी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 जो है वो इवेंट और प्लेस से रिलेटेड है, जिसको आपको मैच करना है कि कौन सा प्लेस किस पर्सन से रिलेटेड है, वो लिस्ट 2 में दी हुई है। तो जैसे जो ए नंबर है वो आपका है, तो जो चोला गंगम लेक है ये आपका राजेंद्र वन से रिलेटेड है, तो इसका 3 हो जाएगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामंत्रा, ये अशोक के समय का है, तो इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असेंबली ऑफ प्रयाग, ये हर्षवर्धन के समय का है, तो 2 हो जाएगा। और लास्ट वन इज द सुदर्शन लेक, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड, कौन सबसे ज़्यादा रूल्ड किया है, मैक्सिमम पीरियड तक रूल किया है। ऑप्शन है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी और बलबन। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो 1385 से 1351 के बीच में किया है, तो 26 ईयर्स। और अलाउद्दीन खिलजी है जो 1296 से लेकर 1316 तक, यानी 20 ईयर्स। और जो बहलोल लोदी है वो आपका 1451 सेंचुरी से लेके 1489, यानी 38 ईयर्स। तो ये सबसे ज़्यादा बहलोल लोदी जो है 38 ईयर्स इनका रूल था। और बलबन 1266 से लेके 1281 सेंचुरी तक, यानी 21 ईयर्स जो है वो आपका बलबन है। तो अगर लिस्ट पूछता तो 20 में तो बहलोल लोदी सी इसका करेक्ट